गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का प्लेटफॉर्म रेलवे पे। तो आज एनटीपीसी का सेट नंबर 64 का डिस्कशन होगा। 8 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। मूल्यह्रास कहेंगे, घाटा कहेंगे, नया निवेश कहेंगे या कर्ज कहेंगे। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को मूल्यह्रास कहा जाता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग क्या कहलाता है? कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तन का जो लागत होता है, ठीक है, उसका योग क्या कहलाता है ये बताना है। बताइए क्या कहेंगे। आंसर है आपका कुल खर्च, कुल कीमत, कुल मुनाफा और कुल उत्पाद। स्थिर लागत है और परिवर्तनीय लागत है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? दोनों को जोड़ने पर टोटल कीमत निकलेगा, टोटल कॉस्ट निकलेगा, ठीक है। यानी कि कुल कीमत बराबर क्या हो जाएगा? कुल कीमत बराबर हो जाएगा आपका क्या? स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत जो है प्लस आपका कुल परिवर्तनीय लागत, कुल परिवर्तनीय लागत, ये दोनों टोटल आपका हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कुल कीमत इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? कजरी कहाँ का है? यूपी का। कहाँ का है? तो यूपी का ये फेमस लोकगीत है। यूपी का फेमस लोकगीत है कौन सा? कजरी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यूपी का ही पूछा जाए प्रमुख डांस कौन सा है, नृत्य कौन सा है, यूपी या उत्तर भारत, क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ होगा? तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ? केरल। मोहिनी अट्टम भी कहाँ पे? तो मोहिनी अट्टम भी आपका कहाँ हो जाएगा? ये भी आपका केरल ही हो जाएगा, केरल ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई और इसे 1959 में उत्पादन शुरू हो गया था? ठीक है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कौन सा है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कौन सा है? राउरकेला कहाँ है? राउरकेला पश्चिम बंगाल में। राउरकेला आपका कहाँ पे है? तो राउरकेला आपका उड़ीसा में है। बोकारो आपका झारखंड में है। छत्तीसगढ़ में भिलाई है और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है। राउरकेला कहाँ है? राउरकेला आपका उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। बोकारो कहाँ हो जाएगा? ये आपका झारखंड हो जाएगा। बोकारो कहाँ पे? झारखंड में बोकारो है। भिलाई कहाँ पे है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और दुर्गापुर कहाँ है? तो दुर्गापुर आपका ब्रिटेन हो जाएगा। दुर्गापुर ब्रिटेन में हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटेन में हो जाएगा। ये ब्रिटेन की सहायता से कहाँ पे है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। बोकारो और भिलाई दोनों किसकी सहायता से? सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया। और राउरकेला किसकी सहायता से? पश्चिमी जर्मनी के सहायता से स्थापित किया गया था, पश्चिमी जर्मनी के सहायता से। आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में कौन सा है? भिलाई है। छत्तीसगढ़ में कौन सा? भिलाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर 5, किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? लीग ऑफ नेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, संयुक्त राष्ट्र है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पे की गई? चलिए, किसका किया गया? किसका किया गया? संयुक्त राष्ट्र का किया गया, संयुक्त राष्ट्र का किया गया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। कब इसकी स्थापना होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय स्थित हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा है, जेनेवा हो जाएगा। ठीक है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहाँ पे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन है। कहाँ पे है? लंदन में मुख्यालय है, लंदन में मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है ये बताना है। तो यानी कि ये श्वेत क्रांति से भी संबंधित थे। किस क्रांति से संबंधित थे? श्वेत क्रांति से संबंधित थे। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति क्यों आया था? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए आया था। किसके लिए आया था? दुग्ध उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए आया था। और कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन फ्लड था। ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसे जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसे जानते हैं। और ये कौन सा है? तो ये है आपका कौन सा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्गीज कुरियन है जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हरित क्रांति की अगर बात करेंगे, हरित क्रांति, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। और कौन है? कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। कौन? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक, एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। शुरुआत कहाँ से होती है? उत्तराखंड के पंतनगर, उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से होता है। कृषि विश्वविद्यालय से हो जाएगा, कृषि विश्वविद्यालय से हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप क्या है? कल ही बताए हैं गैट का पूर्ण रूप क्या है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या क्या है? ग्रेजुअल नहीं होगा, ग्रेजुअल नहीं होगा। हाँ, जनरल होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड, ये बिल्कुल सही है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है, ट्रैफिक एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, दोनों तो एक ही है। ठीक है, दोनों में से कोई एक लगा लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। सी और डी दोनों सेम ही है, सी और डी दोनों सेम ही है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, 30 अक्टूबर 1947 को इसकी स्थापना की जाती है। 30 अक्टूबर 1947, 30 अक्टूबर 1947 को इसकी स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गैट का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा है। गैट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा गेट का मुख्यालय हो जाएगा, जेनेवा गेट का मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है?
एडम स्मिथ है, कार्ल मार्क्स है, एलन ग्रीनस्पैन है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, कौन है? कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ है। आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए। दास कैपिटल किसकी है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। किसकी है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना हो जाएगी, कार्ल मार्क्स की। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, ए सही आंसर हो गया। द वर्ल्ड एज इट सी इट, ठीक है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की है। 29 मोनेरा का किला, मोनेरा का किला कहाँ स्थित है? मोनेरा का किला कहाँ स्थित है ये बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 कहाँ होगा? कहाँ पे है? ये द्रविड़ शैली से संबंधित है। मोनेरा का किला किस शैली से है, किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में है, द्रविड़ शैली में है, द्रविड़ शैली में है, ठीक है। और कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, बी। तमिलनाडु में स्थित है मोनेरा का किला, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला है, ठीक है। राजस्थान में कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? बहुत ही फेमस है चित्तौड़ का किला। कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान में है। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ग्वालियर का किला कहाँ होगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला कहाँ? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का है, ठीक है। और कौन सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सबसे बड़ा उत्पादक है ये बताना है। बताइए क्या होगा आंसर? कौन है? ओडिशा है। कौन है? ओडिशा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, डी। आंध्र प्रदेश में क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश में अभ्रक मिलेगा, अभ्रक आंध्र प्रदेश में मिलेगा। मैग्नीज कहाँ पे? मैग्नीज मध्य प्रदेश में मैग्नीज मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में क्या मिलेगा? मैग्नीज मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। जूट, जूट सबसे ज्यादा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। हीरा भी कहाँ पे? हीरा की भी बात की जाए, हीरा भी आपका मध्य प्रदेश में ही होगा। तांबा भी कहाँ हो जाएगा? तांबा भी आपका मध्य प्रदेश में ही तांबा भी हो जाएगा। तांबा भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ही तांबा भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाँ चलिए, इसका क्या होता है सूत्र बॉक्साइट का? Al2O3 इंटू 2H2O होता है। क्या होता है इसका? इसका सूत्र क्या होगा? एल्यूमिनियम का है ना, Al2O3 इंटू 2H2O हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, ए सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 31। जब लोग को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तु को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहा जाएगा इसे? जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित करवाया जाता है और सार्वजनिक वस्तु को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुफ्त में उपलब्ध करते हैं तो ऐसी वस्तु को सार्वजनिक प्रावधान कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक प्रावधान कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक प्रावधान इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में किसने पाकिस्तान के गठन के मांग का विरोध किया था? ठीक है, पाकिस्तान के गठन का मांग का विरोध किया था, कौन थे? विरोध करने वाले कौन थे? चलिए
सबसे पहले पाकिस्तान शब्द यूज करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द यूज करने वाले थे चौधरी रहमत अली। शब्द यूज करने वाले कौन थे? तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली थे जिन्होंने पाकिस्तान शब्द यूज किया था। ठीक है, और मांग करने वाले कौन थे? अलग राष्ट्र की मांग करने वाले जिन्ना थे। और इकबाल कौन थे? जिन्होंने द्विराष्ट्र का कल्पना दिया था, द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, वो मोहम्मद इकबाल थे। और जिन्होंने विरोध किया था वो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें की सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। 33 किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैला और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? किस रेशेदार फसल का प्रयोग, ठीक है, सन का, होप वाइन का, जूट का या कपास का, किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? किसका करेंगे? तो जूट का। जूट से ही निर्मित होता है, जूट का करेंगे, जूट का करेंगे। आंसर क्या होगा? सी। सही आंसर होगा सी। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में होगा। और बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कहाँ पे? पूर्णिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। पूर्णिया में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन हो जाएगा। आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। सी सही आंसर हो गया। ठीक है, हाँ, गोल्डन फाइबर भी जूट को ही कहते हैं। गोल्डन फाइबर भी किसे कहते हैं? जूट को ही कहते हैं। गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, गोल्डन फाइबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से कौन सा संबंधित है, ये बताना है। कौन सा है? तो अनुच्छेद 155 है। कौन सा है? अनुच्छेद 155 है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्य के राज्यपाल भी हो सकते हैं। 153 में क्या कहा गया है? 153 में कहा गया है एक ही व्यक्ति जो है, एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। दो या अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। दो या अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। और राज्यपाल पद की भी व्याख्या इसी में की गई है। ठीक है, 153 में ही पद की भी व्याख्या है और इस बारे में भी बताया गया है। 154 में जो कार्यपालिका शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, 154 में, अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 35, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है, ये बताना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है, ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, कब स्थापना किया गया है? 1961 में इसकी स्थापना हुई है। लंदन में इसका मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में मुख्यालय है। और किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो मानवाधिकार पर है, ये मानवाधिकार पर है। और मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। 36, अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुस्तक के लिए? किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है अरुंधति राय को? ये आपको बताना है किसके लिए मिला है। चलिए देखते हैं। पावर पॉलिटिक्स, द कास्ट ऑफ लिविंग एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर या द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो उस बुक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किसके लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार मिला है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
37 सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण में है? ठीक है, सौभाग्य योजना जो शुरुआत किया गया है ये केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अधीन हो जाएगा? तो ये आपका विद्युत मंत्रालय के अधीन हो जाएगा। आंसर सी हो गया। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अस्थायी बंदोबस्त किसके समय में 1793 में? कॉर्नवालिस के समय में आया था। किसके समय में? कॉर्नवालिस के समय में आया था। ठीक है, चलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉर्नवालिस। इसी अस्थायी बंदोबस्त को क्या बोलते हैं? इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसे कहा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसे कहते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस होगा। कॉर्नवालिस ने 1793 में ही कॉर्नवालिस कोड भी दिया था। कॉर्नवालिस कोड भी इसी के द्वारा दिया गया है। कॉर्नवालिस कोड भी इसी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 39, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन है? यानी विश्व का पहला पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला कौन सा होगा? जगह वो आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? क्या है? अमरावती है। कौन है? अमरावती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गाला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा तो कौन है वो? वो है प्रियंका चोपड़ा, जिसे गोल्ड हाउस गाला पुरस्कार मिलेगा। आंसर सी। 1793 में यही रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस हो जाएगा। हाँ, ये जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया? जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया है? कौन दिया है? लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। अगला है आपका सरदार पटेल। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं की तरफ से किसके द्वारा दिया गया? गांधी जी ने दिया है। महिलाओं की तरफ से गांधी ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी है। सरदार की उपाधि दी है। क्लियर है। वंदे मातरम कहने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। वंदे मातरम कहने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद ये किसका है? ये भगत सिंह का है। इनकलाब जिंदाबाद किसका? भगत सिंह का हो जाएगा। भगत सिंह का हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद वंदे मातरम, वंदे मातरम ये किसका है? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में सीमा सड़क संगठन BRO जिसे कहा जाता है, BRO की स्थापना कब की गई है? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई है? कब किया गया है? 7 मई 1960 को किया गया है। 7 मई 1960 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सड़क की बात करें, सड़क में लंबाई के मामले में पहला स्थान किसका है? लंबाई के मामले में पहला स्थान महाराष्ट्र का हो जाएगा, महाराष्ट्र का। और सड़क घनत्व में पहला स्थान किसका है? सड़क के घनत्व में पहला स्थान किसका हो जाएगा? तो घनत्व में पहला स्थान केरल का है। केरल का है। सबसे लंबा NH कौन सा है? NH 44 है। कहां से कहां तक है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक हो जाएगा। कन्याकुमारी तक हो जाएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 64,
कौन 23 साल तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्य को चित्रित करती है। 23 साल तक भारत में रहने वाले ऐसे कौन पेंटिंग बनाने वाले थे जिन्होंने भारत की दुर्दशा के बारे में बताया था? कौन थे? तो वो थे जॉर्ज चिन्नेरी। कौन थे? जॉर्ज चिन्नेरी थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए। 65 प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? अनटचेबल लिखने वाले कौन थे? अनटचेबल लिखने वाले कौन थे? कौन थे? चलिए, कौन थे? तो वो मुल्कराज आनंद थे। मुल्कराज आनंद। कूली भी इन्हीं का है। कूली पुस्तक भी किसका है? इन्हीं का है। ठीक है। द डेथ ऑफ ए हीरो किसकी है? इन्हीं की है। द डेथ ऑफ ए हीरो। द डेथ ऑफ ए हीरो ये भी किसकी है? ये भी इन्हीं की है। द डेथ ऑफ ए हीरो ये भी मुल्कराज आनंद की ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिल स्थित है और उसमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन होता है? अच्छा, भारत का बोस्टन किसे कहेंगे? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? अहमदाबाद को कहा जाएगा। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा। कानपुर हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो जाएगा। कोयम्बटूर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा सूती वस्त्र की मिलें कहाँ पे है? तो वो है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है। ये तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। बिल्कुल, तमिलनाडु सही आंसर है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं होगा? 67 कौन सा नहीं होगा? कोयला है, पारंपरिक पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। लेकिन अगर बात करें पवन चक्की की तो ये नहीं है, ये गैर पारंपरिक है। गैर पारंपरिक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 68 वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाएगा, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? उस क्षेत्र को प्रछाया कहा जाता है। प्रछाया कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रछाया सही आंसर हो जाएगा। 69 भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ होगा ये बताना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा है? तो सरदार पटेल की है। कब निर्माण किया गया है? 2013 में। ठीक है। चलिए, किसकी है? सरदार पटेल की है। सरदार पटेल की प्रतिमा है। सरदार पटेल की कहाँ पे? तो ये नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप है। नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप है। साधु बेट द्वीप है। वहीं पर किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? 2013 में। कब? 2013 में। 2013 में इसका निर्माण करवाया गया था। 2013 में इसका निर्माण करवाया गया था। अब बताइए आंसर क्या होगा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है, कहाँ पे है, ये पूछा गया है। कहाँ? नर्मदा नदी यानी गुजरात में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 कौन सा यौगिक असंतृप्त है? असंतृप्त यौगिक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 75 कौन होगा? C2H4। C2H4 असंतृप्त हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसे ही एथिलीन या एथिन भी कहते हैं। C2H4 को ही एथिलीन भी कहा जाता है। एथिलीन भी कहा जाता है।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 76। एक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? द्विखंडन, अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री कोशिका विभाजन या असूत्री विभाजन? किसमें होगा? अर्धसूत्री में हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी अर्धसूत्री विभाजन में। आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 77। स्क्रीन पर बनने वाली छवि को क्या कहा जाता है? काल्पनिक, आभासी, कुछ मामलों में वास्तविक या वास्तविक? क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो ये वास्तविक कहेंगे। स्क्रीन पर बनने वाली छवि वास्तविक कहलाती है। आंसर डी। 78। कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है? फ्लोएम है, एपिडर्मी है, पेरेन्काइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। तो जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो ये संवहन उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम कैसा उत्तक है? जाइलम और फ्लोएम दोनों कैसा है? संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे अस्थायी आपसे उत्तक पूछा गया है, वो कौन होगा? तो पेरेन्काइमा हो जाएगा। कौन होगा? पेरेन्काइमा हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। 79। इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक क्या है? ठीक है, ये बताना है। क्या होगा? इंटेल 8051 क्या है? 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए मुख्य रूप से किस व्यू का उपयोग करेंगे? किस व्यू का उपयोग किया जाएगा? किस व्यू का उपयोग किया जाएगा? किसका करेंगे? स्लाइड शो व्यू का करेंगे। स्लाइड शो चलाने के लिए किस व्यू का यूज करेंगे? स्लाइड शो व्यू का यूज करेंगे। कौन सा सल्मोनेला संक्रमण, सल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? पेट में ऐंठन है, प्रवाहिका है, उल्टी है, बुखार है? क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो उल्टी इसका लक्षण नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 97। दीप्त तीव्रता की SI इकाई क्या होगी? दीप्त तीव्रता की SI इकाई क्या हो जाएगी? दीप्त तीव्रता या ज्योति तीव्रता? चलिए, केल्विन किसका है? केल्विन तापमान का हो जाएगा। ताप का केल्विन हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का क्या होगा? जूल हो जाएगा। शक्ति का क्या होगा? शक्ति का वाट हो जाएगा। शक्ति का वाट हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा या कार्य, ऊर्जा या कार्य, ऊर्जा या कार्य का क्या हो जाएगा? तो जूल हो जाएगा। जूल हो जाएगा। और शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। शक्ति का वाट हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता का क्या? कैंडेला ज्योति तीव्रता का होगा। ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता या दीप्त तीव्रता क्या होगा? कैंडेला। चलिए, आंसर बी। 98। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? युद्ध स्मारक परिसर में मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है या त्रिपुरा है? कहाँ पे मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या होगा? कहाँ पे मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मणिपुर में ही क्या है? लोकटक झील है। लोकटक झील है। लोकटक झील है। और इसी लोकटक झील में आपका क्या हो जाएगा? केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, विश्व का एकमात्र केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये मणिपुर में ही है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मेघालय के मासिन डाम में। 99। की सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है? पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये कौन है करने वाले? महाराष्ट्र सरकार है। कौन है? महाराष्ट्र सरकार पिंक ई रिक्शा योजना। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100। चर्चा में रहा
थांगी जांग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में है? थांगी जांग पहाड़ियां असम है, मणिपुर है, मेघालय है, असम है या नागालैंड है? कहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे? तो मणिपुर में है। थांगजांग पहाड़ियां कहाँ है? मणिपुर में है। लेमाटोल की पहाड़ी भी कहाँ है? मणिपुर में ही है। लेमाटोल की पहाड़ी कहाँ पे? मणिपुर में ही है। बड़ाइल कहाँ है? बड़ाइल असम है। बड़ाइल कहाँ है? बड़ाइल असम में है। बड़ाइल की पहाड़ी असम में है। ठीक है, चलिए उसके बाद मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, गारो है, खासी है, जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में है। नागा पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड में है। पटकाई बुम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच पटकाई बुम सीमा बनाती है। तो ये था आपका आर्ट्स का, एनटीपीसी आर्ट्स का डिस्कशन। ठीक है, इसके बाद आपका फिर रीजनिंग का डिस्कशन होगा, तो कंटिन्यू बने रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका एनटीपीसी सेट नंबर 64 में हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए। एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे आप नजर डालिएगा क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर सेट नंबर 64 का रीजनिंग का 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देने का काम करेंगे। तो ये सीरीज का क्वेश्चन आपका दिया गया, जिसमें कि लेटर है आपका ZTQ, फिर आगे दिया गया XRO, उसके बाद है लेटर आपका VPM, फिर दिया गया TNK। पूछा गया आगे लेटर का कौन सा ग्रुप होगा। चलिए देखा जाए यहां तो अल्फाबेट में Z का होता है बाबू 26, T का हो जाएगा 20, Q का 17, X का 24, R का 18, O का 15, V का हो जाएगा आपका 22, P का होगा 16, M का 13, T का 20, N का 14 और K का हो जाएगा 11। अब यहां लेटर के बीच अगर अंतर हम देखें तो यहां देखिए 26 माइनस 2 करेंगे तो होगा आपका 24, 24 माइनस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 22, 22 माइनस 2 करेंगे तो यहां पर होगा 20, तो 20 माइनस 2 कीजिएगा तो यहां नंबर होगा 18 और अल्फाबेट में 18वां लेटर आपका हो जाएगा R। अब आइए दूसरे लेटर के पैटर्न को अगर देखें तो यहां देखिए 20 और 18, यहां भी माइनस 2 हो रहा है। 20 में से 2 जाएगा तो 18, 18 में 2 गया तो 16, 16 माइनस 2 हो गया यहां पर 14, तो 14 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 12 और 12वां लेटर आपका हो जाएगा L। अब तीसरे लेटर के पैटर्न को यहां पर समझिएगा तो देखिए 17 माइनस 2 आपका हो गया यहां पे 15, 15 माइनस 2 आपका हो जाएगा 13, 13 माइनस 2 यहां पर हो गया 11, तो 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 आपका होगा 9 और 9वां लेटर आपका होगा I। तो आपका सही आंसर होगा RLI, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 19 के बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग देखेंगे। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में बाबू यहां पर आपसे बोला गया कि JGLINKP से किसी प्रकार संबंधित है। तो देखिए अल्फाबेट में यहां लेटर J हो गया, J के बाद है आपका G, उसके बाद है L, फिर है आपका I, और नीचे आपका इसका रिलेशन दिया गया किससे, तो दिया गया NKPM से। तो आप जानते हैं कि अल्फाबेट में J का पोजीशन 10, G का होता है 7, L का 12, I का 9, यहां N का हो जाएगा बाबू 14, K का 11, P का 16, M का हो जाएगा 13। अगर इनके बीच अंतर देखें तो देखिए 10 प्लस 4 करेंगे तो आपका होगा 14, 7 जोड़ 4 आपका हो जाएगा 11, 12 जोड़ 4 करेंगे तो होगा 16 और 9 जोड़ 4 करेंगे तो हो जाएगा 13। सेम यही रिलेशन आपको यहां रखना है। तो लेटर आपका दिया हुआ है LINK, लेटर है LINK, इनके बीच भी वही अंतर रख के आप आंसर लाइए। तो अल्फाबेट में L का पोजीशन 12, I का 9, N का 14 और K का 11। तो 12 में 4 जोड़िएगा तो 12 और 4 आपका होगा 16, 16वां लेटर हो जाएगा P।
9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 आपका होगा 13, 13वां लेटर हो जाएगा M। फिर यहां 14 में 4 जोड़िएगा तो 14 4 होगा 18, 18वां लेटर हो जाएगा R। 11 में 4 जोड़ेंगे तो 11 4 होता है 15 और 15वां लेटर होगा O। तो आपका आंसर होगा PMRO। PMRO ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी। लव कुमार लिख रहे हैं सर ऑफलाइन कोचिंग में हॉस्टल की सुविधा है क्या? कोचिंग में हॉस्टल की सुविधा नहीं है, लेकिन यदि कोचिंग आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अगल बगल में जो हॉस्टल होगा उसमें आपको पहचान करवा दिया जाएगा, जहां से आप उस हॉस्टल में रह पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 नंबर के सवाल को आप लोग ध्यान से देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू, उसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देख रहे हैं 21 में यहां पर आपका दिया हुआ है नंबर है आपका 21 में यहां पर 529 यहां दिया हुआ है 529 और उसके बाद यहां पे नंबर आपका दिया हुआ है फिर 529 के बाद है 21। तो यहां पर क्या होगा नंबर देखते हैं। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो यहां 14, 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 का। तो 14 9 23, 21 9 30, 30 का नहीं हो पाएगा। 11 12 23 और 21 12 33, ये भी नहीं होगा। अगर x के जगह 18 रखें तो 18 5 23, 21 5 26 का स्क्वायर 676। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यहां पर होगा आपका 18। तो देखिए यहां पैटर्न क्या बनेगा, 18 जोड़ 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 23 और 23 का स्क्वायर यहां पर आपका होगा 529। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। सेम यही लॉजिक आपका यहां भी लगेगा। तो 21 जोड़ 5 बराबर आपका होगा 26 और 26 का स्क्वायर हो जाता है 676। तो यहां पे नंबर आपका होगा 676, यानी आप कह सकते हैं x बराबर 18 और y बराबर आपका हो जाएगा 676। तो आपका सही आंसर होगा 18 676, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी। 21 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए यहां पर क्या कर रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में यहां पर बोल रहा है बाबू कि शहर एक्स में पिछले 2 दिनों से गाज और भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और बारिश होने की आशंका जताई है। तो पहला प्रभाव कहता है कि बिजली विभाग ने शहर एक्स में 50 पैसे प्रति यूनिट शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। अब देखिए अगर बिजली यहां पे आपका प्रभावित रहेगा, क्वेश्चन नंबर 22 को अगर यहां पर ध्यान से देखें तो अगर बिजली यहां प्रभावित रहेगा तो 50 पैसे यूनिट शुल्क बढ़ाने का फैसला यहां पर लिया जाएगा। क्या इस कारण का यह प्रभाव आपका हो सकता है? भारी बारिश मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में बारिश और आशंका जताई, उस कारण का ये प्रभाव आपका नहीं होगा। यहां पर बिजली पैसा बढ़ाना ये दूसरे कारण का हो सकता है। बारिश पड़ने से और 48 घंटे लगातार बारिश होने के कारण ये प्रभाव होना आपका संभव नहीं है। दूसरा कहता है कि शहर एक्स के कई क्षेत्रों से जल जमाव की खबर आ रही है। जाहिर सी बात है जब बारिश होगी तो जल जमाव निश्चित रूप से होगा, तो उस कारण का यह निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। तीसरा कहता है कथित तौर पर कल रात एमजी रोड पर कई पेड़ गिर गए। अब जब आंधी तूफान आएगा बारिश आएगा तो पेड़ निश्चित रूप से गिरेगा। एमजी रोड शहर एक्स का कोई रोड आपका हो सकता है जिसके बारे में यहां पे चर्चा कर रहा है। तो यहां 2 और 3 आपका सही जाएगा। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 22 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 23 को यहां पर देखिए। 23 नंबर में क्या करा, तो बोल रहा है टाउन ए टाउन बी के उत्तर में है। टाउन जो है टाउन बी जो है टाउन ए टाउन बी के उत्तर में स्थित है। और बोल रहा है कि एक लाइन और है आपका टाउन बी टाउन ई के उत्तर पश्चिम में, टाउन बी टाउन सी के दक्षिण में। तो इस स्थिति में यहां पर हो जाएगा ए के दक्षिण में। एक लाइन ये भी करा ए के दक्षिण में स्थित है, सी टाउन ए के दक्षिण में। तो यहां इसके दक्षिण में हो जाएगा यहां सी के दक्षिण में यहां पर हो जाएगा आपका टाउन बी। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, तो आगे एक लाइन ये बोला गया है बाबू कि टाउन डी टाउन सी के उत्तर पूर्व, टाउन सी के उत्तर पूर्व में टाउन डी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ऊपर भी कहीं भी आप ले लें। मानिए अगर टाउन डी यहां है तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। फिर आगे कहता है कि टाउन बी टाउन ई के उत्तर पश्चिम में है।
अगर ई के उत्तर पश्चिम में तो ई को यहां पर होना चाहिए, तभी ये ई के उत्तर पश्चिम में जाएगा। और एक लाइन और कहता है कि टाउन ई टाउन डी के दक्षिण में है, तो ये डी के दक्षिण में भी हो गया, ठीक है। अब पूछा है टाउन सी के सापेक्ष में टाउन ई की स्थिति क्या है, सी से ई का डायरेक्शन बताना है, तो यहां पर है सी, ये डायरेक्शन आपको बताना है। तो आप जानते हैं नीचे साउथ, ये ईस्ट, दोनों के बीच का ये दिशा आपका कहलाएगा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 23 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 को अब आप लोग देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। तो यहां पर देखिए 24 नंबर में पहले बॉक्स से अगर दूसरे में जाए तो देखिए ट्रायंगल का रोटेशन, तो ये क्लॉकवाइज में एक एक स्थान आगे बढ़ रहा, यहां से आया यहां बीच में, फिर इस कॉर्नर, फिर इस बॉक्स से यहां आया, तो अब त्रिभुज की स्थिति इस कॉर्नर में हो जाएगी। तो जिस ऑप्शन में इस कॉर्नर में होगा उसको लेंगे, बाकी किसी को नहीं लेंगे। तो बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में नहीं है, केवल ए में है। अब दूसरे एलिमेंट को देखें तो देखिए ये बीटा यहां से उठकर यहां आया, फिर यहां, तो अब बीटा का स्थिति आपका यहां पे हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर देखिए उसके बाद एफ यहां से बीच में आया, फिर यहां आया, फिर ऊपर गया, तो अब यहां एफ का स्थिति यहां पे होगा, ऑप्शन ए में है। ए को देखो यहां से उठकर यहां बीच में आया, फिर ऊपर, फिर यहां आ गया, अगले बॉक्स में यहां है, यहां के बाद यहां आया, तो अब ए की स्थिति यहां होगा। सभी क्लॉकवाइज जो है आपका रोटेट कर रहा है एक एक स्थान, तो इसका सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 24 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर ए। 24 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 को यहां पर देखिए क्या कहता है। तो बोल रहा ए से लेकर जी तक एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये गोलाकार टेबल है, 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। सबसे पहला जानकारी बोला एफ जी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। एफ जो है वह जी के ठीक बाएं पड़ोस में, तो एफ का स्थान यहां पर हो जाएगा। फिर बोला ई सी के ठीक बाएं पड़ोस में है, सी ए के बाएं दूसरा है। पहला लाइन कहता है ई सी के ठीक बाएं पड़ोस में, ई जो है वह सी के ठीक बाएं पड़ोस में है, सी ए के बाएं दूसरा, सी जो है वह ए के बाएं में दूसरा है। और फिर कह रहा है बी जी के बाएं से तीसरा है, जी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बी का स्थान आपका यहां पे हो जाएगा। और आगे कहता है ई के बाएं से गिनने पर एफ, बी जी के बाएं से तीसरा। अच्छा, जी से जुड़ा हुआ एक लाइन कोई है, जी से जुड़ा हुआ कोई नहीं है पड़ोस में, अब इसको बैठाना है। और अगर ई और सी को पड़ोस में बैठाएं तो ई और सी यहां होगा, और ए के बाएं से दूसरा, ए के बाएं दूसरा होना चाहिए, तो ये बाएं हो नहीं पाएगा। अगर मानो ई को यहां सी को यहां रखते हैं तब ए यहां होगा, तो इसके बाएं दूसरा ये हो जाएगा। तो ए का स्थान यहां रखेंगे, सी का स्थान यहां, और ई का स्थान यहां हो जाएगा। तो देखो ई के बाएं दूसरे स्थान पर सी हो गया, और सी के ठीक बाएं पड़ोस में यहां पर ई हो गया। अब एक व्यक्ति आपके पास बचता हुआ व्यक्ति कौन सा है, ए बी सी डी, तो डी का स्थान आपका यहां हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एफ और ई के बीच कितने लोग हैं, तो किधर से गिनती करना है, तो एफ और ई के बाएं से गिनने पर, ई के बाएं से गिनने पर एफ और ई के बीच में यहां पर एक व्यक्ति है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। पच्चीस में एक मिनट रुक जाइए, स्टेटमेंट को सारे पढ़ने दीजिए। एफ जी के ठीक बाएं पड़ोस में है, एफ जी के बाएं ठीक पड़ोस में है, ई सी के ठीक बाएं पड़ोस में, ई जो है सी के, ई सी के ठीक बाएं, सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर, सी ए के बाएं, ए के बाएं दूसरे स्थान में सी हो गया। और एक लाइन कहता है बी जी के बाएं से तीसरा है, जी के बाएं पहला दूसरा तीसरा, जी के बाएं तीसरा है। ओहो, ये लाइन यहां पर गलत हो गया, एक मिनट रुक जाओ, लो इसको एक मिनट देख लेते हैं। एक लाइन गलती हो जाने के कारण पूरा गलती हो गया। चलिए देखिएगा इसको सही से। तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, 5, ये 6 और ये हो गया 7। सबसे पहले बोला एफ जी के ठीक बाएं, यहां जी तो इसके ठीक बाएं में यहां पर एफ होगा। उसके बाद जी से जुड़ा हुआ लाइन है बी जी के बाएं तीसरा है, जी के बाएं पहला दूसरा तीसरा, बी का स्थान आपका यहां पे हो जाएगा। अब सवाल में ये कहता है कि सी ए के बाएं है, सी जो है वह ए के बाएं दूसरा, ए के बाएं दूसरा और सी के ठीक बाएं में यहां पर ई है। अगर ए को हम यहां पर रखें तो इसके बाएं पहला दूसरा सी होगा, यहां पर ई हो जाएगा। तो ये स्थान होगा आपका ए के लिए,
इसके बाएं पहला दूसरा ये सी के लिए, इसके बाएं पड़ोस में यहां पर हो जाएगा ई, तब एक व्यक्ति बचता है यहां पर डी, तो आपका डी का स्थान यहां। अब बोल रहा है कि ई और एफ के बीच, ई के बाएं से गिनने पर ई एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो यहां देखिए ई और एफ के बीच की संख्या बताना है, तो दोनों के बीच की संख्या यहां 2 है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 25 का जो आंसर देंगे बाबू वो आप देंगे ऑप्शन नंबर ए। 25 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को आप लोग देखेंगे। 26 में बोल रहा है 91 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, पंक्ति में खड़े हैं। एफ आई दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। एफ आई का जो स्थान है वो दाएं से 12वां, अगर दाएं से एफ आई का स्थान 12वां होगा तो इसके बाएं में टोटल व्यक्ति आपका कितना हो जाएगा, टोटल है 91, तो इसके बाएं में होना चाहिए 79, और वायु जो है बाएं छोर से है 86वें स्थान पर, अगर 86वें होगा तो यू का वायु का स्थान यहां पर होगा, वायु का, ठीक है, ये हो गया वायु और ये है आपका एफ आई। अगर इसके बाएं में 79 है और ये स्थान है 86वां, तो 79 1 80 80 5 85, ये स्थान 86वां, और इसका स्थान इधर से है 12वां, तो इसके बाएं दाएं में चाहिए 11, 5 1 6 6 5 11, तो टोटल व्यक्ति देखिए 91 हो जाएगा, 5 1 6 5 11 1 12 और 79 91। तब क्वेश्चन में पूछ रहा है उन दोनों के बीच में कितने हैं, तो इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है, इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 26 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर के क्वेश्चन को यहां पर देखिए और समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, अच्छा इन सभी में दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो 745 है, और इससे छोटा दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 682, ठीक है 682, और इसके तीसरे अंक, इसका तीसरा अंक है आपका 2, और सबसे छोटी संख्या इसमें है 524, यहां ले लीजिए 524 सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से गुना करके, दूसरा अंक ये, तो 2 और 2 को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4, तो सही आंसर दीजिएगा 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर जाएगा बाबू वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 27 के बाद 28 नंबर के सवाल को आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा। तो 28 नंबर क्वेश्चन में यहां बोला गया यदि दी गई संख्याएं हैं आपका 4 6 3 5 7 4 8, बोल रहा है यदि दी गई संख्याएं के प्रत्येक विषम में अंक 1 जोड़ें तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़िएगा 6, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, और प्रत्येक सम में 2 घटाएंगे तो यहां पर 2 होगा, यहां पे 4 हो जाएगा, यहां पर 2 और यहां पर 6। अब बोल रहा है तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक, बाईं ओर से दूसरा अंक आपका 4 होगा और दाईं ओर से दूसरे अंक आपका 2 हो जाएगा, तो 4 जोड़ 2 इनका योग पूछा तो 4 2 आपका 6, सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो आपका रहेगा 28 का आंसर 4 2 6 है ना, 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी 28 का आंसर सी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 28 के बाद अगले सवाल पर आइए और क्वेश्चन नंबर 51 को यहां से देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोला गया है। तो 51 नंबर क्वेश्चन में यहां आई का कोड आपसे पूछा गया। तो देखो इन दोनों में आई और आई आपका यहां कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन नंबर अगर हम देखें तो 3 और 3 आपका कॉमन, यानी आई का जो कोड होगा वह आपका हो जाएगा 3। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जिन्होंने भी बाबू ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 को आप लोग देखेंगे। 52 में यहां पर क्या बोल रहा है, तो 52 में यहां पर लेटर है आपका क्यू आर यू और इसको लिखा गया NTS। तो यहां देखिए अल्फाबेटिकल पोजीशन, Q का 17, R का 18, U का 21, यहां N का 14, T का 20 और S का हो जाता है 19। तो यहां हम देख रहे हैं 17 माइनस 3 आपका हो जाता है 14, 18 प्लस 2 आपका हो जाएगा 20, 21 माइनस 2 आपका हो जाता है 19। ये अंतर जा रहा है। अगर ऐसा अंतर देखें तो -3 प्लस 2 माइनस 2, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे, लेटर ई जेड एम और यहां दिया हुआ है बी बी के।
यहां देखिए अल्फाबेट में ई का 5, जेड का 26, एम का 13, बी का 2, बी का 2, के का 11। तो 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 26 में 2 जोड़ेंगे तो लेटर यहाँ बी होगा, और 13 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 11, 11वां लेटर के। तो वो सेम रिलेशन है, तो आप यहाँ आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर चला जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 52 के बाद 53 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यहां बोल रहा है सभी 47 लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए एक पंक्ति में खड़े हैं। बोला सीमा दाएं छोर से 22वें स्थान पर, जबकि बीनी बाएं छोर से 31वें स्थान पर। अब यहां ध्यान से देखिए, अगर बीनी का स्थान बाएं छोर से 31वां है, यानी 30 व्यक्ति के बाद इसका स्थान है, तो टोटल व्यक्ति की संख्या है आपका 47, तो इसके दाएं में टोटल 31 और 16 आपका 47। और एक बोल रहा है सीमा दाएं छोर से 22वां, इसके दाएं में 21 चाहिए, तो 16 1 17 और 17 4, दोनों के बीच में 4 होगा, तो ये स्थान जो है ये वाला हो जाएगा सीमा का। ठीक है, और इसके बाएं में टोटल हमको चाहिए था 30, तो 4 1 5 5 और 25 आपका हो गया 30। तो सभी संख्या जोड़ लीजिए, 16 1 17 4 21, 21 1 22, 22 और 25 आपका हो गया 47। तब पूछा है सीमा और बीने के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो सीमा और बीनी के बीच में यहाँ 4 व्यक्ति हैं, तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा बाबू वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 पर आप लोग नजर डालिए, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो 54 में यहां पर बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद एक संख्या होना चाहिए। ऐसे सिंबल ढूंढिए जिसके ठीक पहले में एक आपका लेटर बाद में संख्या। तो यहां पर एंड के पहले लेटर बाद में संख्या है। इसके अलावा अगर देखें तो यहां देखिए एक आपका परसेंट है जिसके ठीक पहले यहां टी एक लेटर है बाद में संख्या है। इसके अलावा एक आपका ये हेस हो जाएगा जिसके ठीक पहले वाई लेटर बाद में संख्या 3 है। तो टोटल यहां पर 3 आपका सिंबल है, एक है आपका एंड, दूसरा है आपका परसेंट और तीसरा है आपका हेस। तो सही आंसर होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। 54 के बाद आगे आइए और क्वेश्चन नंबर 55 को यहां पर देखिएगा। तो 55 में बाबू बोल रहा है कि 7 डब्बे ए से लेकर जी तक एक के ऊपर एक रखे गए। तो 7 डब्बा रखने का पहले स्थान दे देते हैं। तो यहां पर देखिएगा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। बोल रहा है डी के नीचे केवल 3 डब्बे। अगर डी के नीचे केवल 3 डब्बा है तो डी का स्थान ये। फिर आगे बोल रहा है डी और जी के बीच में केवल 2 डब्बे रखेंगे। बी के ठीक ऊपर केवल सी है, बी के ठीक ऊपर केवल अगर सी है तो यहां पर सी हो जाएगा। और डी और जी के बीच अगर केवल 2 डब्बे हैं तो जी का स्थान तब यहां रहेगा। देखिए दोनों के बीच में यहां 2 डब्बा हो जाएगा। अब आगे कर रहा है कि ए को एफ के नीचे किसी एक स्थान पर, ए को जो है वह एफ के नीचे किसी एक स्थान पर और ई के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया। तो ये 3 है, 3 स्थान खाली है, तो ये होगा एफ का स्थान, ये हो जाएगा ए का स्थान और ये हो जाएगा ई का स्थान। तब क्वेश्चन में पूछ रहा बी के ऊपर कितने डब्बे रखे गए हैं। तो यहां देखिए ना बी के ऊपर तो स्पष्ट है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। बी के ऊपर केवल एक डब्बा सी है, तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 55 का जो आंसर रहेगा बाबू वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56 यहां पर देखिए। तो 56 में बोल रहा है कि सभी वेफर कैंडी है। सबसे पहला स्टेटमेंट है सभी वेफर कैंडी है, ये हो गया सभी वेफर कैंडी। फिर अगला स्टेटमेंट में दिया गया सभी कैंडी बिस्किट है, ये हो जाएगा सभी कैंडी बिस्किट है। और फिर अगला स्टेटमेंट कहता है कुछ वेफर जूस है, तो यहां से बना लीजिए कुछ वेफर जो है वो आपका जूस है। पहला नंबर कंक्लूजन देखिए क्या कहता है। पहला कहता है कुछ कैंडी जूस है, तो कैंडी और जूस यहाँ कट का निशान दोनों टच कर रहा है, तो सम का बोलना कुछ का बोलना सही होगा। दूसरा कह रहा है कुछ बिस्किट जूस है, तो बिस्किट और जूस भी यहाँ पे टच कर रहा है, तो इनके बीच भी सम यानी कुछ का बोलना सही होगा। इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों आपके अनुसरण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 56 के बाद आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 57 को यहां पर देखिए क्या कहता है। तो 57 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहा है कि यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए
तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से पांचवा, अगर प्रतीक को हटाएंगे तो ये पहला होगा, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, तीसरा ये चौथा और ये होगा पांचवा, यानी पांचवें नंबर पर आपका 5 होगा। तो सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 57 का जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 58 को यहां पर देखिए क्या कहता है। तो यहां पर दिया हुआ है बाबू आपका 64a का अर्थ दिया गया है भागा, 64 भागा 4। सी का अर्थ है आपका प्लस, तो यहाँ पर प्लस, फिर है डी का अर्थ है माइनस, फिर है सी का अर्थ प्लस, फिर है ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ दिया गया है गुना और यहाँ सी का अर्थ दिया गया है प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ 64 भागा 4 यहाँ दिया हुआ है 64 भागा 4 प्लस है आपका 28 माइनस 20 प्लस है आपका 46 भागा 23 फिर गुना है आपका 7 प्लस हो जाएगा 19। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 से भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा 16 जोड़ 28 माइनस 20 जोड़ हो जाएगा आपका 23 दूना 46, 2 गुना 7 प्लस आपका हो जाएगा 19। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं तो होगा 16 जोड़ 28 माइनस होगा 20 जोड़ आपका हो जाएगा 14 प्लस हो जाएगा 19। चलिए इसको जोड़िए तो 6 6 8 6 14 14 4 18 18 9 27 का 7 शेष बच रहा है आपका 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 77 77 में से 20 जाएगा तो आपका नंबर होगा 57। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर रहेगा बाबू वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 को आप लोग देखिएगा तो ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, लेफ्ट का आपको राइट करना है, राइट वाले को आपको लेफ्ट करना है। यहाँ पर बी का मिरर इमेज आपका ये बनेगा, लेटर डी का मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा, फिर लेटर एस का मिरर इमेज ऐसे बनेगा, लेटर डब्ल्यू का मिरर इमेज ऐसे बनेगा, फिर लेटर ई तो ई का मिरर इमेज ऐसे बनेगा और फिर ये बड़ा ई है इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा। तो जिस ऑप्शन में ये आकृति आपको दिखाई दे वही आपका आंसर। तो 59 का सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी 59 का आंसर ए दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 60 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रुद्र बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर, पश्चिम दिशा में ये कितना चलता है, तो पश्चिम में ये चलता है 13 मीटर, फिर बाएं मुड़ेगा, पश्चिम में चेहरा बाएं तो चेहरा होगा दक्षिण में, कितना चलता है 12 मीटर, फिर बाएं मुड़ेगा तो चेहरा हो जाएगा ईस्ट में 15 मीटर, फिर बाएं मुड़ेगा तो चेहरा नॉर्थ में, और नॉर्थ में कितना चलता है 14 मीटर, और अंत में बाएं मुड़ता है तो चेहरा होगा वेस्ट में, कितना चलता है 2 मीटर। अब यहाँ देखो अपोजिट डायरेक्शन को काट देना है, सेम डायरेक्शन जोड़ेंगे। तो यहाँ सेम डायरेक्शन था तो जोड़ दिए, तो 13 2 15, वेस्ट का 15 ईस्ट का 15, ये दोनों कट के बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो एस साउथ का है आपका 12, नॉर्थ का है 14, तो 14 में 12 अगर काट देंगे तो हमारा ये साउथ का 12 कटेगा, नॉर्थ का 12 कट जाएगा, तो शेष हमारा बचेगा 2। यानी नॉर्थ डायरेक्शन में बिंदु ए से नॉर्थ डायरेक्शन पर है आपका, बिंदु ए से नॉर्थ डायरेक्शन 2 किलोमीटर पर यहाँ हो जाएगा बिंदु पी। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि उसे बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में। यहां से ये दिशा तो आपका हो जाएगा बाबू साउथ और दूरी हो जाएगा 2, तो आंसर देंगे साउथ डायरेक्शन 2 किलोमीटर, साउथ डायरेक्शन 2 किलोमीटर, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 60 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए यहाँ क्या कर रहा है। तो 70 नंबर सवाल में यहां पर दिया गया एस प्लस डी, प्लस का अर्थ दिया गया है पुत्री, यानी एस जो है वह डी की पुत्री है, तो यहां डी की पुत्री यहां पर हो गया एस। चलिए ध्यान से देखिएगा, डी की पुत्री यहां पर है बाबू एस। फिर आगे कहता है डी गुना एफ, गुना का अर्थ है पत्नी, यानी डी जो है वो एफ के रिश्ते में कौन है, पत्नी है, तो एफ यहां पति होगा। फिर बोल रहा है एफ माइनस जी, माइनस का अर्थ है भाई, यानी एफ जो है वह जी का रिश्ते में भाई है, जी परसेंट एच, और परसेंट का अर्थ है पिता, यानी जी जो है वह एच का रिश्ता में पिता है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है एस का एच से क्या संबंध है, यहां एस का रिश्ता एच से। तो देखिए
एच के पिता, पिता के भाई, चाचा, चाचा की पुत्री, चचेरी बहन, तो हम कहेंगे पिता के भाई की पुत्री, पिता के भाई की पुत्री। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 70 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 71 यहां पर देखिए क्या कहता है। कह रहा 6 व्यक्ति हैं जिनका नाम W, X, Y, Z, T और U दिया गया, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। सबसे पहले बोला W की आयु 40 वर्ष है। यहाँ W की जो आयु है वो दिया गया है आपको 40 वर्ष। अब देखो W से जुड़ा हुआ जो स्टेटमेंट हो पहले उसको ले। तो यहां दे रखा है कि W की आयु Y की आयु की दुगनी है। अगर W की आयु Y की आयु दुगनी है और W की आयु अगर 40 है तो Y की आयु यहां पर हो जाएगा आपका 20 वर्ष। अब WY से जुड़ा हुआ जो स्टेटमेंट हो उसको लें। तो यहां देखिए बोल रहा है Y की आयु T की आयु की 1/4 है। T की आयु की 1/4। अगर Y की आयु T की आयु की 1/4 तो T का आयु यहां पर हो जाएगा 80 वर्ष। अब देखो यहां फिर आगे कहता है कि T की आयु Z की आयु की 5 गुनी है। अगर T की आयु Z की 5 गुनी है तो Z का आयु यहां पर हो जाएगा 16 वर्ष। इससे 5 गुना T का हो गया 80। फिर आगे एक लाइन ये कहता है कि Z की आयु U की आयु की 4 गुनी। अगर Z की आयु U की आयु की 4 गुनी है तो U की आयु यहां पर हो जाएगा 4 वर्ष, तभी इससे 4 गुना ये हो जाएगा 16। और एक लाइन कहता है कि यदि U की आयु X की आयु की 1/3 है। अगर U की आयु X की 1/3 तो यहाँ X का आयु हो जाएगा 12 वर्ष, इसका 1/3 हो गया 4 वर्ष। तब सवाल में पूछता है X की आयु कितनी है, तो X की आयु यहां पर निकल कर आया है 12 वर्ष। तो आपका सही आंसर होगा 12, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72 को यहां देखिएगा क्या कर रहा है। तो 72 नंबर 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72 नहीं दिया गया क्या? एक मिनट, 72 नहीं है, 73 है डायरेक्ट। आइए 73 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लें। 73 नंबर क्वेश्चन यहां क्या कह रहा है। तो 73 नंबर क्वेश्चन में अगर सही से देखा जाए तो लेटर है आपका जी। 24 9 33 26 हटा 7 1 9 10 4 9 13 तो 6 9 15 9 9 18 12 9 21। चलिए देखिए यहाँ पैटर्न क्या है। यहाँ पर आपका सही आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे, यहाँ होगा लेटर XAD और इसको किस रूप में लिखा गया तो GJM। तो देखिए अल्फाबेट में बाबू X का होता है 24, A का 1, D का 4, G का 7, J का 10 और M का होता है 13। अगर इनके बीच का अंतर देखिए तो देखिए यहाँ 24 प्लस यहाँ पर किया गया है 9, 24 9 33, उसमें 26 हटा दिए तो 7, 7वां लेटर G। 1 और 9 यहाँ पर हो गया आपका 10 और 4 और 9 यहाँ पर आपका हो गया 13, यानी 9 लेटर आगे लिखा गया। अब उसी प्रकार यहाँ देखो लेटर दे रखा है FIL। तो यहाँ अगर लेटर है FIL तो इसमें भी वही अंतर, F का 6, I का 9, L का हो जाएगा 12। तो 6 में 9 जोड़ेंगे तो 6 और 9 आपका होगा 15 और 15वां लेटर आपका हो जाएगा O। यहाँ पर 9 जोड़िएगा तो 9 और 9 आपका होगा 18, 18वां लेटर हो जाएगा R। यहाँ है 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 12 9 21 और 21वां लेटर होगा U। तो यहाँ देखो ORU, यहाँ है XAD। तो हम कहेंगे इस बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर इस बराबर यहाँ पर होगा बाबू आपका XAD और यहाँ हम कहेंगे परसेंट बराबर आपका हो जाएगा ORU और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। 73 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74 को यहाँ पर देखिए क्या कहता है। तो 74 नंबर के सवाल में यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। नंबर है आपका 68, फिर दिया गया है 76, उसके बाद है बाबू 86, फिर है आपका 98, उसके बाद है 112, फिर है क्वेश्चन मार्क। देखिए 78 और 8 यहाँ पर हो गया 76, 76 और 10 यहाँ पर हो गया 86, 86 और 12 हो जाएगा 98, 98 और 14 आपका होगा 98 और 14 हो जाएगा 112।
तो आगे अंतर रखेंगे 116 का, तो 112 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 128। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। 74 के बाद अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 75, 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पर थोड़ा सा आप लोग प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। यहाँ देखो 6 और 8 के बीच यहाँ अंतर है 12 का, 6 और 12 यहाँ पर हो गया 18, 18 गुने 4 करेंगे तो यहाँ पर होगा 72। अब 72 में फिर 30 जोड़ा जाए तो 72 जोड़ 30 आपका हो जाता है 102। वही सेम पैटर्न यहाँ भी है, देखिए 8 और 12 हो गया यहाँ पर 20, यहाँ 8 12 20। चलिए यहाँ दूसरा है तो इस दूसरे पैटर्न को अलग से देखिएगा। 8 12 आपका हो गया 20, फिर यहाँ देखिए 20 गुने 4 आपका हो जाएगा 80, 80 प्लस यहाँ पर 30 आपका हो जाएगा 102। ऐसे ही ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो 12 11 12 23 होना चाहिए, ये नहीं, 7 12 19, 19 चौका 76, 76 30 106। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ कैसे, तो 7 जोड़ 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 19, 19 गुना 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 76, और 76 जोड़ 30 करेंगे तो होगा 106। तो आपका सही आंसर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी 90 का आंसर ऑप्शन सी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 90 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। 91 में बोला 5 बॉक्स है जिसमें बोला कि भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड के भार अलग अलग हैं, उनमें से किस बॉक्स का भार द्वितीय सर्वाधिक है ये बताना है। सबसे पहला कथन कहता है वाई का भार डब्ल्यू से अधिक है। पहला स्टेटमेंट है वाई का जो भार है वो डब्ल्यू से अधिक है और केवल 3 बॉक्स का भार डब्ल्यू से कम है। अगर केवल 3 का डब्ल्यू से कम तो सबसे भारी ये 1 2 3 4 5, और बोल रहा है केवल 3 बॉक्स का भार जेड से कम 1 2 3, तो जेड का स्थान यहां पर होगा। सवाल पूछा किस बॉक्स का भार द्वितीय है, तो देखिए सबसे बड़ा भार इसका, द्वितीय भार इसका होगा, तो ये जेड का है और ये 1 नंबर से आपका निकलने के लिए तैयार है। दूसरा कहता है एक्स का भार डब्ल्यू से अधिक है और एक्स का भार भी से अधिक है। तो अगर एक्स का भार डब्ल्यू से अधिक और x का भार भी से भी अधिक है तो यहाँ पर हो जाएगा भी, और x का हो जाएगा w से अधिक। तो इन दोनों से नहीं निकलेगा, 1 और 2 से, 1 से तो निकल ही गया। तो इसका सही आंसर दीजिएगा। इसका सही कथन 1 में दिया गया रटा उत्तर के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 दिया गया रटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 91 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल 92 नंबर, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। तो 92 में यहाँ पर दिया हुआ है 16 भागा 96। भाग का अर्थ दिया गया है, भाग का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर हो जाएगा जोड़। गुना, गुना का अर्थ दिया गया भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भाग। फिर माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, तो यहाँ पर गुना, प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पर होगा बाबू 16 जोड़ 96 भागा आपका हो जाएगा 6 गुना आपका 4 माइनस हो गया 20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 जोड़ यहाँ पर हो जाएगा 6 से भाग देंगे तो 16 का 96, 16 गुना आपका हो जाएगा 4 माइनस हो गया 20। तो 16 जोड़ यहाँ पर हो जाएगा कितना 64, 16 जोड़ 64 माइनस 20, 64 और 16 हो गया 80, 80 माइनस 20 करेंगे तो नंबर आपका होगा 60। तो आपका सही आंसर होगा 60, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 93 को देखिए क्या कहता है। 93 में बोल रहा है सभी विद्यालय महाविद्यालय है। सबसे पहला स्टेटमेंट है सभी विद्यालय महाविद्यालय है, सभी विद्यालय महाविद्यालय है। और फिर बोला गया कोई विद्यालय विश्वविद्यालय नहीं है। कोई भी विद्यालय जो है ये आपका विश्वविद्यालय नहीं है। अगर कोई विद्यालय विश्वविद्यालय नहीं होगा तो कोई विश्वविद्यालय भी विद्यालय नहीं होगा। पहला कंक्लूजन, कुछ महाविद्यालय विद्यालय हैं, कुछ महाविद्यालय विद्यालय हैं, तो बाहर से महाविद्यालय विद्यालय नहीं है, ये निगेटिव है। तो हमेशा ध्यान रखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट, यहाँ देखो महाविद्यालय और विद्यालय में ये पॉजिटिव फिगर है तो इसमें निगेटिव कंक्लूजन ये आपका गलत होगा। दूसरा करा कुछ विद्यालय विश्वविद्यालय हो सकते हैं,
कुछ विद्यालय और विश्वविद्यालय में यहाँ पूरा निगेटिव रिलेशन है, तो निगेटिव में पॉजिटिव का संभावना बोलना भी आपका गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 93 के बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखिए यहाँ क्या कर रहा है। 94 नंबर के क्वेश्चन पर आप लोग नजर दीजिए और देखिए 94 नंबर आपका क्या कर रहा है। तो 94 नंबर में यहाँ पर बोल रहा है बाबू कि पिछले 2 महीनों में क्षेत्र एक्स के अपार्टमेंट में साइकिल की चोरी की संख्या में वृद्धि हुई। पहला बोल रहा है पुलिस ने क्षेत्र एक्स के सुरक्षा गार्डों को सभी प्रवेशों और निकासों के विवरण रिकॉर्ड करने और सभी माल आपूर्ति कर्मियों के फोन नंबरों को सत्यापित करने का निर्देश दिया। ये प्रभाव आपका बिल्कुल है। ऐसी घटनाओं के बाद अपार्टमेंट की सुरक्षा के लिए लोग ऐसे ही काम किया करते हैं ताकि आने और जाने वालों का विवरण रहे, ताकि किसी भी घटना पर उस व्यक्ति पर शक की तरह देखा जा सकता है। दूसरा आपका कहता है सत्यापित करने का निर्देश दिया। सत्यापित करना इतना बड़ा एक्शन इस कथन पर लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए दूसरा नंबर जो होगा ना बाबू यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत होने का कारण है ये सत्यापित निर्देश दिया गया, सत्यापित करने का निर्देश, इसलिए ये कथन आपका क्या हो जाएगा गलत। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा कहता है कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ने अपने गेट के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय ले, ये आपका सही होगा। और तीसरा कहता है क्षेत्र एक्स से सटे पुलिस स्टेशन में अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल नियुक्त की गई। क्या साइकिल चोर के लिए महिला पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति जरूरी आपको लग रहा है? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। तो 94 में जो है थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, 1 नंबर को अगर सही से 1 मिनट फिर से इस कथन को अगर विचार करें, कोई लाइन लग रहा है कि हम छोड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर देखिए तो कह क्या रहा है, पिछले 2 महीने में क्षेत्र एक्स के अपार्टमेंट में साइकिलों की चोरी में संख्या में वृद्धि हुई। अब कह रहा है कि पुलिस ने क्षेत्र एक्स के सुरक्षा गार्डों को सभी प्रवेशों और निकासों के विवरण रिकॉर्ड करने, ठीक है, और सभी माल आपूर्ति के कर्मियों के फोन नंबर को माल आपूर्ति, ठीक है, ये भी सत्यापित करना जरूरी होता है। तो प्रभाव 1 यहाँ आपका सही है, दूसरा तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है एक्स से सटे पुलिस स्टेशन में अधिक महिला पुलिस। अब साइकिल चोर हुआ है तो इसमें महिला पुलिस कांस्टेबल की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये तीसरा नंबर आपका गलत होगा। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों आपके क्या हैं, संभावित प्रभाव हैं किसी कारण के। और इसी के साथ सेट नंबर 64 के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोगों का हो गया। उम्मीद है कि आपके सारे कंफ्यूजन डाउट जो भी रहा होगा वो निश्चित रूप से दूर हुआ होगा। तो विशेष हम लोगों की फिर मुलाकात होगी अगले सेट में, सेट नंबर 65 के साथ कल। तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।